तो फाइनली बच्चों कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 3 है वो आपके ऑलरेडी तैयार हो चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर जो 11 है आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 3 है वो हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और ये आपके नोट्स हैं तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या फिर इन नोट्स को आप PDF के रूप में परचेज भी कर सकते हैं। तो जो नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दिए गए हैं या इसकी जो डिटेल है कि आपको नोट्स है वो PDF के रूप में किस प्रकार से परचेज करने हैं, तो इसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ जाकर आप नोट्स है वो परचेज कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो इस चैप्टर के 2 पार्ट है वो ऑलरेडी आपके YouTube पर अपलोड हो चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर में जो पार्ट नंबर 3 है इसमें सबसे पहले आपके जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे आपके हर बार एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन है वो क्या होता है, यानी इसकी परिभाषा है वो किस प्रकार से आपको लिखनी है। तो वायुमंडल है वो एक पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है, कि जो वायुमंडल होता है वो एक पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है जिसके कारण प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश किरण है उसका अपवर्तन हो जाता है। और इस घटना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन है उसकी परिभाषा आपको कैसे याद रखनी है कि वायुमंडल है वो एक पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है जिसके कारण प्रकाश की जो किरण है उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद में है सेकंड आपके वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण, यानी जो वायुमंडलीय अपवर्तन है उसका क्या रीज़न है, उसका क्या कारण है। तो वायुमंडल में उपस्थित गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है, कि वायुमंडल में उपस्थित गर्म जो वायु होती है वो अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में क्या होती है, हल्की होती है। और इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इस कारण से गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की जो आभासी स्थिति है वो परिवर्तित होती रहती है, यानी बदलती रहती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन का क्या रीज़न है, उसका क्या कारण है। तो वायुमंडल में उपस्थित जो गर्म वायु है वो अपने ऊपर की जो ठंडी वायु है उसकी तुलना में क्या होती है, हल्की होती है। ये आपको ध्यान देना है। और इसका जो अपवर्तनांक है वो ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा क्या होता है, कम होता है। और इस कारण से गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की जो आभासी स्थिति है वो बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। यह आपको इसमें ध्यान देना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण। तो जो वायुमंडलीय अपवर्तन है उसके क्या क्या एग्जाम्पल है, उसके क्या क्या उदाहरण हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, पहला उदाहरण है आपके कि तारों का टिमटिमाना, कि जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो तारों से आने वाला जो प्रकाश है वो हमारी आँख तक पहुँचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरता है, कि तारों से आने वाला जो प्रकाश है वह हमारी आँख तक पहुँचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरता है। और वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अनियमित रूप से परिवर्तित होता रहता है, यानी बदलता रहता है। और इस कारण से उनका अपवर्तनांक है वो भी परिवर्तित होता रहता है, यानी जो अपवर्तनांक है वो भी बदलता रहता है। और अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली जो किरणें हैं वो लगातार अपना मार्ग बदलती रहती हैं, अपना रास्ता बदलती रहती हैं, तथा हमारी आँख तक पहुँचने वाले प्रकाश की मात्रा भी क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। और इस कारण से तारे हैं वो टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। तो तारे हैं वो किस कारण से टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं, किस कारण से टिमटिमाते हैं
कि तारों से आने वाला जो प्रकाश है वो हमारी आंख तक पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरता है, और वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं उनका जो घनत्व है वो अनियमित रूप से परिवर्तित होता रहता है, और इस कारण से उनका अपवर्तनांक है वो भी परिवर्तित होता रहता है। और अपवर्तनांक परिवर्तन होने के कारण यानी बदलने के कारण तारे से आने वाली जो किरणें हैं वो लगातार अपना मार्ग है वो बदलती रहती हैं, और हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है, और इस कारण से तारे हैं वो टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो उदाहरण है वायुमंडलीय अपवर्तन का, वो है ग्रहों का न टिमटिमाना। यानी तारे हैं वो टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो इसका क्या रीज़न है। तो ग्रहों का न टिमटिमाना ये इसका दूसरा उदाहरण है कि तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के अधिक पास होते हैं, कि तारे हैं वो थोड़े दूर होते हैं पृथ्वी से, लेकिन तारों की अपेक्षा ग्रह है वो पृथ्वी के अधिक पास होते हैं, अधिक नज़दीक होते हैं। इस कारण से उन्हें प्रकाश का वृहद स्रोत माना जा सकता है, यानी ग्रह उनको प्रकाश का वृहद स्रोत माना जा सकता है। अतः ग्रह को बिंदु आकारों के प्रकाश स्रोतों का संग्रह माना जा सकता है। सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की कुल मात्रा में परिवर्तन का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है, और इस प्रकार ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि ग्रह हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते, क्या रीज़न है, क्या कारण है, किस घटना के कारण ऐसा होता है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद में तीसरा उदाहरण है कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले से ही दिखाई देने लगता है। ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन है, इसके कारण होता है। और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता रहता है। इससे स्पष्ट है कि वास्तविक सूर्योदय तथा आभासी सूर्योदय के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो लगभग कितना है, 2 मिनट का है। और इस घटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की जो चक्रिका है वो कुछ चपटी प्रतीत होती है। तो अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, तो जो वायुमंडलीय अपवर्तन है उसके कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले से ही दिखाई देने लगता है, और वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट बाद भी दिखाई देता रहता है। ये किस घटना के कारण होता है, ये आपकी वायुमंडलीय अपवर्तन घटना के कारण होता है। और इससे स्पष्ट है कि वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच का जो अंतर है वो कितना माना गया है, 2 मिनट माना गया है। और इस घटना के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की जो चक्रिका है वो कुछ चपटी प्रतीत होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद में है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है। तो सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी संभव दिशाओं में फैलाने की जो घटना होती है, जो क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कि जो सूक्ष्म कण हैं उनके द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी संभव दिशाओं में फैलाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है इसकी परिभाषा सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान देने हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। उसके बाद में है आपके प्रकीर्णन की तीव्रता। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसकी तीव्रता है, उससे आपका क्या अभिप्राय है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता किरण की तरंगदैर्घ्य की जो चतुर्थ घात है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है।
कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसकी जो तीव्रता है वो किरण की तरंग दैर्ध्य की जो चतुर्थ घात है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। माना तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा और प्रकीर्णन की जो तीव्रता है वो IS हो तो IS व्युत्क्रमानुपाती 1/λ इसकी पावर कितनी है 4। ये फॉर्मूला आपको जरूर ध्यान देना है कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसकी तीव्रता किरण की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर जो तरंग की तरंग दैर्ध्य है उसको लैम्डा माना गया है और जो प्रकाश की प्रकीर्णन की जो तीव्रता है उसको IS से नोट किया है। तो IS व्युत्क्रमानुपाती 1/λ की पावर 4। ओके, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में है टिंडल प्रभाव, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आपको ध्यान देना है। इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, ये सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान देनी है और ये क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी परिभाषा है वो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस बार भी आने वाली है। तो टिंडल प्रभाव क्या है, यानी टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव की खोज है वो टिंडल नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। ये बात भी आपको आपसे ध्यान देनी है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कण जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, वायु के सूक्ष्म कण आदि होते हैं, कि जब कोई प्रकाश की किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कण जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, वायु के सूक्ष्म कण आदि होते हैं और प्रकाश किरण पुंज के इन सूक्ष्म कणों से टकराने के कारण उस किरण पुंज का मार्ग वो दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन की इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश की किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कण जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, वायु के सूक्ष्म कण आदि होते हैं और प्रकाश किरण है वो पुंज के इन सूक्ष्म कणों से टकराने के कारण उस किरण पुंज का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन की इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये बात आपको अवश्य ध्यान देनी है। क्वेश्चन है आपके हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आने वाला है, तो अच्छे से आपको ध्यान देना है। उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक है वो है आपके स्वच्छ आकाश का नीला रंग, यानी आकाश का नीला रंग वो किसके कारण होता है? आकाश का रंग है वो नीला क्यों होता है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन है वो आपके पूछा जा सकता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग वो नीला होता है। आकाश का रंग नीला किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये आपको ध्यान देना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कौन सी घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, कि जो सूर्य है उसका प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और लाल रंग अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग यानी कम तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। और सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और लाल रंग है वो अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और नीले रंग यानी कम तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। और रंग के प्रकीर्णन में नीला रंग है उसकी अधिकता ज़्यादा होती है, इसलिए आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो ये वीडियो सभी बच्चों के साथ शेयर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।